गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं एस के यादव। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई थिंक पिछली क्लास में जो पढ़ाया था आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया था। आज उसी के आगे हम आपको लिए चलेंगे। बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी को नमस्कार। मोबिश नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सचिन चौधरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सचिन, थैंक यू। तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू अवश्य करिएगा। जिन बच्चों ने रिव्यू किया है उनको दिल से धन्यवाद। चंदा मौर्य गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आई थिंक आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाले एग्जाम्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बच्चों, आप जानते हैं अप्रैल में कई बैचेज आ रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, जिसमें MTS CHSL का बैच, SSC का ये लॉन्च होने वाला है। इनके अलावा NDA का बैच लॉन्च होने वाला है बच्चे, और यूपी पुलिस का भी बैच लॉन्च होने वाला है। एक नया बैच आने वाला है यूपी पुलिस का, और इसके अलावा यूपी SSC लेखपाल का भी बैच है। तो वनडे एग्जाम में तो आपने कई सारे बैचेस देखे हैं, लेकिन सफलता क्लासेस के द्वारा बेहद वंडरफुल थिंग लाई जा रही है। अगर आपके यहाँ कोई 9th 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th 9th 10th में बच्चे सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा इसमें। और इसकी फी वैसे तो 31 मार्च तक बच्चे, 21 मार्च तक यह फी 999 रुपए है पूरे साल भर का। और 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से यह फीस 1399 हो जाएगी। 11th 12th साइंस का चलेगा, जिसमें 31 मार्च तक का अगर आप देखें तो 1499 ये फी रखा गया है। और 1 अप्रैल से अगर आप देखें तो यह फीस 999 माने सॉरी 1999 और पूरे साल भर की फी है। यह बैच बच्चे 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बाकी 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्लासेस से कैरियर तक चैंपियंस बैच है बच्चे। और बेनिफिट्स क्या है जानते हैं? हिंदी और इंग्लिश माध्यम से होगा। NCERT सभी बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। जो फैकल्टी हैं बच्चे वो IITians और PhD हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराया जाएगा इसमें। करियर काउंसलिंग भी होगा इसमें। और ये सारी चीजें जो आपको बताए हैं, 9th and 10th स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट्स टिल 31 मार्च ईयरली फी 999 है। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल ईयरली फी मात्र 1399 रहेगी। 11th 12th स्टूडेंट साइंस के लिए ऑल सब्जेक्ट्स 31 मार्च तक 1499 फीस रहेगी बच्चे, लेकिन 1 अप्रैल से 1999 फीस रहेगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2022 से। यदि आपके परिवार में कोई 9th 10th 11th 12th का बच्चा इंटरेस्टेड है तो पूरे साल की फी है, आप इसको एनरोल करा सकते हैं। और काफी बेहतरीन मौका है। फैकल्टी जबरदस्त हैं, IITians हैं, PhD किया हुआ है बच्चे। NCERT और बाकी जो सिविल सब बाकी बोर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं सब कराया जाएगा ना। तो चलिए आज के भी इस विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए, है ना। नींद से इतना भी प्यार मत ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। और हमारा क्रेडो है बच्चे, साथ रहेंगे सक्सेस तक, आपकी सफलता तक
हम साथ रहेंगे। कविंद्र उज्ज्वल गुड मॉर्निंग, युगल हंस यस सर जी। तो चलिए बच्चों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में आपने कहां तक किया था, और देन हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। युगल हंस आप बताएं, आप हर एक क्लास में लास्ट तक रहते हैं, तो चलिए युगल हंस बताएं। तो बताइए बच्चे, और आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। इल्फाज अली आप बताएं, मोबिश, ऋषभ गुड मॉर्निंग बच्चे। मॉडर्न हिस्ट्री के सभी शासक हो गए थे, लास्ट पॉइंट बताइए। ऐसे तो बहुत सारे शासक, मॉडर्न हिस्ट्री में शासक कहाँ हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में तो रिवोल्ट ऑफ 1857 बताना था। युगल हंस मुगल डायनेस्टी फिनिश हो गया था, लेकिन कुछ बताए थे, ये स्टार्ट करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 बताया होगा। 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था या उसको कराना था, ये बताएं। खत्म हो गया था, युगल समाप्त हो गया था या स्टार्ट करना था? ओके, तो 1857 की क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की रियासतों में कुछ रियासतें क्रांति में शामिल हुई। साउथ इंडिया बिल्कुल शांत था। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में यह क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी। पड़ोस में पंजाब स्टेट था बच्चे, वह भी शांत था। तो कुल मिला के 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। क्रांति की असफलता के कई कारण थे। कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी इस क्रांति का बहादुर शाह जफर कुशल नेता नहीं थे, तो कुशल नेतृत्व का अभाव एक प्रमुख कारण था। लैक ऑफ स्किलफुल लीडरशिप दूसरा कारण ये था कि क्रांतिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जितने भी क्रांतिकारी शामिल हुए थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने लिए लड़ रहा था। तो इस तरह से स्वार्थ से परिपूर्ण था, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी थी। लठ लेकर क्रांति में लड़ने गए थे, भाले, गणासे, बल्लम लेकर क्रांति करने गए थे, जबकि बच्चों अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक बंदूकें थी, तोपें भी थी, ट्रांसपोर्टेशन भी था, कम्युनिकेशन भी था। इंडियन के पास ये सब कुछ नहीं था। तो इस तरह क्रांति का रिजल्ट क्या निकला था, ये आप सभी जानते हैं। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला? सत्ता परिवर्तित हो गई। पहले जो सत्ता एक प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वह सत्ता प्राइवेट कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, ब्रिटिश क्वीन के पास चली गई थी। अब भारत का शासन ब्रिटिश कंपनी ने नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन ने चलाया। अर्थात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट भारत की महारानी बन बैठी। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की पार्लियामेंट बन गई। ब्रिटेन के सारे सिस्टम्स इंडिया पर इम्पोज कर दिया गया। बच्चों आपको बताएं कि 1 नवंबर, तो क्या बच्चे प्रमोद कुमार लिख रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसा है क्या? प्रमोद लिख रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा है, तो बाकी बच्चे कमेंट करके बताएं। सचिन लिख रहे हैं क्लियर है, युगल लिख रहे हैं क्लियर है, और चंदा लिख रही हैं चल रहा है। मोविश कह रहे हैं ओके है सर। चलिए बच्चों ठीक है। तो इस तरह से 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा रिजल्ट यही था कि 1 नवंबर 1858 को क्वींस का प्रोक्लेमेशन आया, इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया। इस प्रोक्लेमेशन के द्वारा भारत क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डिसॉल्व कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सारा काम भारत सचिव के हाथ में चला गया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के काम को करना स्टार्ट किया था।
भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के काउंसिल में 15 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। सेक्रेटरी भारत सचिव जो था वह ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता था। ब्रिटिश संसद के कोई सांसद सेक्रेटरी भारत सचिव से कोई भी प्रश्न पूछ सकता था। और बच्चों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने भारत सचिव ब्रिटिश संसद का ही एक आदमी होता था। पहला भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को वाइसरॉय भी कहा गया, जैसे लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश कंपनी के अंडर में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में फर्स्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसरॉय भी था। यानी गवर्नर जनरल भी कहलाता था, वाइसरॉय भी कहलाता था। जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होता तो गवर्नर जनरल कहलाता। जब वह ब्रिटिश क्राउन के लिए उत्तरदायी होता तो उसको वाइसरॉय कहा जाता था। तो इस तरह लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश कंपनी एंड फर्स्ट वाइसरॉय था। ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, आपको बताएं कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इस काउंसिल एक्ट के द्वारा वाइसरॉय की काउंसिल में 6 से लेकर 12 सदस्य अपॉइंट किए गए। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। और पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में 6 से 12 सदस्य जो थे, उन सदस्यों को पोर्टफोलियो दिया गया था। यानी पहली बार इंडिया में विभागों का बंटवारा किया गया। इन विभागों को इंडिया में डिवाइड करके प्रत्येक मंत्री को बनाया गया। रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से सभी पोर्टफोलियो डिवाइड किया गया था। 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन मिल गया था। बच्चे, इससे पहले इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं था। पहला इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में बैठा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। लिखित परीक्षा पास कर गए, लेकिन फिजिकल में घुड़सवारी कराया जाता था, घुड़सवारी में वह फेल हो गए। तो फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में बैठे सुरेंद्रनाथ बनर्जी फेल हो गए, लेकिन फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस परीक्षा पास किया उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर के बड़े भाई थे। 1863 में वे पास किए थे। इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। लंदन में आईसीएस परीक्षा होती थी। यस बच्चे, इल्फाज अली 1863 में फर्स्ट इंडियन आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी है बच्चे। तो प्रमोद कुमार भाग गए यह कहकर कि क्लास नहीं चल रही ना। तो प्रमोद हैं क्या? दिख नहीं रहे प्रमोद भाई। तो भाई बाकी बच्चे समझ में आ रहा है? वीडियो अगर कहीं रुके पॉज हो तो बताइएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है इस समय। इसमें पूरा 100% सही दिखा रहा है बच्चे। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये तमाम बातें जो हमने आपको बताई हैं। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के बाद आप जानते हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट आया। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863 एक साल रहा। हार्ट अटैक से हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में मर गया। इसके डेथ के बाद नेक्स्ट जो आया लॉर्ड लॉरेंस था बच्चे। एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस आया। 1864 से 1869 तक रहा। लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में अफगानिस्तान के खिलाफ मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी अडॉप्ट किया था, कुशल अकर्मण्यता की नीति। यानी अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था, उसको कहते हैं अकर्मण्यता की नीति। लॉर्ड लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो आया बच्चे। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो वाइसरॉय बनकर आया। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की प्रथम जनगणना असफल रही थी। बट याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं
1871-72 में लॉर्ड मेयो की जनगणना प्रारंभ हुई, लेकिन लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया बच्चों। क्यों? लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में शेर अली अफरीदी नाम का एक क्रांतिकारी ने सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है, वहां का इंस्पेक्शन करने लॉर्ड मेयो गया था। इंस्पेक्शन करके शाम के समय लौट रहा था। शेर अली अफरीदी झाड़ियों में छुपा हुआ था, तलवार लेकर या खंजर लेकर निकला। शेर अली लॉर्ड मेयो पर टूट पड़ा, उसे खंजर से जगह जगह उस पर वार किया, इतना ब्लड निकल गया कि लॉर्ड मेयो 1872 में मारा गया बच्चे। तो लॉर्ड मेयो फर्स्ट ऐसा वाइसरॉय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी, इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया। लॉर्ड मेयो ने बच्चे मेयो कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया था, जहां पर रियासतों के बच्चे पढ़ने आते थे। बच्चों लॉर्ड मेयो के बाद, लॉर्ड मेयो के बाद नेक्स्ट वाइसरॉय जो आया वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक रहा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। मूल शंकर वास्तविक नाम था। बच्चे स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह स्लोगन दिया था, वेदों की तरफ लौटें, गो बैक टू वेदास। वेदों की तरफ लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा था। इन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वाभिमान, ये तमाम चीजें फर्स्ट टाइम दयानंद सरस्वती ने दिया था। कहा हमारे वेदों में जो है दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है। वास्तविक नाम इनका मूल शंकर था, गुजरात के काठियावाड़ में पैदा हुए थे। बच्चों 1875 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मैडम ब्लावस्की और कर्नल उलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1882 में ये दोनों इंडिया में आए। मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक ब्रांच बनाई। बाद में 1893 में एनी बेसेंट इंडिया आई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी बच्चे, आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से आई एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। बाद में इंडिया की कांग्रेस में शामिल हो गई और एनी बेसेंट फर्स्ट कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी 1917 में कलकत्ता में। होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने किया था। तो इस तरह से बच्चे एनी बेसेंट एकमात्र ऐसी महिला हैं, बाहर की महिला हैं, जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दिया था। तो इस तरह से लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया था। कब? 1875-76। बच्चों अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, जिसमें मुसलमानों को साइंटिफिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान में भी वैज्ञानिक शिक्षा दिया जाए, जिससे बाकी कम्युनिटी के मुकाबले में मुसलमान भी तरक्की करें। तो सर सैयद अहमद खान का 1875-76 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्टार्ट किया गया अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको बताएं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में सुधारक थे और बड़े जागरूक व्यक्तित्व थे। आगे चलकर 1920 में यही मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी चल रहा है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन आया। 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन था। लिटन बच्चे सबसे बदमाश वाइसरॉय था। आपको बताएं कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि सभी समाचार पत्र केवल इंग्लिश में पब्लिश हो, कोई भी समाचार पत्र भारतीय भाषा में प्रकाशित ना हो, और यदि किसी समाचार पत्र ने
आक्रामक न्यूज छापा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, समाचार पत्र को जब्त कर लिया जाएगा, कारखाने को बंद कर दिया जाएगा, प्रकाशक को जेल में बंद किया जाएगा। इतना सख्त नियम 1878 में लॉर्ड एलिटन लाया था। बच्चों आपको बताएं कि 1877 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, इंग्लैंड की महारानी इस समय विक्टोरिया थी, 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन विक्टोरिया के सम्मान में किया गया था। विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया, कैसरे हिंद, भारत की महारानी का स्टेटस दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इंडिया के इस तरह की उपाधि नहीं ले सकता था, क्योंकि लॉर्ड एलिटन के शासनकाल में एक टाइटल एक्ट पारित किया गया था 1876 में, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी का स्टेटस दिया गया था। तो विक्टोरिया के सम्मान में 1877 में भव्य दिल्ली दरबार, पहला भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में करोड़ों रुपया बहाया गया था। उस समय बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत अकाल से प्रभावित थे बच्चे। लाखों किसान काल के गाल में समा गए। बंगाल का भयंकर अकाल की तरफ लिटन ने ध्यान नहीं दिया, विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपया बहा दिया था। तो बच्चे आपको बताएं कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और 1879 के हथियार कानून के द्वारा, आर्म्स एक्ट के द्वारा इंडियन को बिना लाइसेंस हथियार रखने पर बैन। बिना लाइसेंस के कोई इंडियन अगर हथियार लेके चलता हुआ पकड़ा गया, उसे जेल में कैद कर दिया जाएगा। तो आर्म्स एक्ट के द्वारा इंडियन को कहा हथियार तभी रखें जब उनके पास लाइसेंस हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों में इंडियन अपनी भावनाओं को इंप्रेस नहीं कर सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के कानून लॉर्ड लिटन लाया था। आपको बताएं बच्चे कि इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए उनकी उम्र ही घटा दिया। पहले मैक्सिमम एज थी 23, उसके बाद मैक्सिमम एज इंडियन के लिए 21 हुई। लॉर्ड लिटन ने इसको घटा करके 21 से 19 कर दिया, कहीं कहीं 18 ही दिया है। मैक्सिमम एज इंडियन को आईसीएस में अपीयर होने के लिए अब 19 साल, जिससे कि इंडियन आईसीएस ना बन पाए। क्यों? क्योंकि जहां पर इंडियन डीएम कलेक्टर होता था, वहां इंडियन क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं देता था, और यदि कोई यूरोपियन डीएम कलेक्टर होता, बिना हेजिटेशन के उस कलेक्टर ने इंडियन क्रांतिकारियों पर गोलियां चलवा देता था। तो इस तरह के कानून लॉर्ड लिटन लाया था। इंडियन की आईसीएस परीक्षा में बैठने की मैक्सिमम एज 21 से घटा करके 19 कर दिया, जिससे इतनी कम उम्र में इंडियन इंग्लैंड जाकर आईसीएस में बैठे और क्वालिफाई ना हो पाए। बहुत कम इंडियन पहुंच पाएंगे। ये ऐसे ऐसे काम किया था। तो बच्चे लॉर्ड लिटन सबसे बदमाश वाइसरॉय था इंडिया में, सबसे बदमाश वाइसरॉय लॉर्ड लिटन था। सारा एक्शन रिएक्शन इंडियन के अगेंस्ट में था। और आपको बताएं लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन 1880 में आया और 1883 तक था। आपको बताएं बच्चों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया गया, भारतीय समाचार पत्रों को कुछ भी छापने की परमिशन दे दिया। उसके अलावा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, उसी के शासनकाल में आर्म्स एक्ट भी हटा दिया। इंडियंस बिना लाइसेंस हथियार रख सकते थे। इंडियन की आईसीएस परीक्षा में एज को लॉर्ड रिपन ने फिर से बढ़ाकर मैक्सिमम 21 साल कर दिया। ध्यान रखिएगा, जहां लिटन ने घटाकर 19 कर दिया, रिपन ने फिर से बढ़ाकर इसको 21 कर दिया, और इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए, जिससे कि जाना पड़े इंग्लैंड, तो आसानी से वहां जाएं और अपीयर हो सकें। लेकिन बच्चों एक चीज इसने और सिफारिश किया था, रिपन ने आईसीएस परीक्षा भारत में भी करवाने की सिफारिश किया था। लॉर्ड रिपन ने आईसीएस परीक्षा इंडिया में भी कराने की सिफारिश किया था। तो पिंकी चौधरी, गुड मॉर्निंग बच्चे। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। दोबारा इस वीडियो को अवश्य देखिएगा।
चूंकि ये चीजें हम रफली थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर आगे फ्रीडम स्ट्रगल पे चलेंगे, वहां आपको लिख कर बताएंगे। थोड़ा सा ये सीरियल ऑर्डर में पूरा बता रहे हैं, आपको ध्यान दें। बेहतरीन वाइसरॉय था युगल, बेस्ट वाइसरॉय लॉर्ड रिपन था इंडियन के लिए। आपको बता रहे हैं कि भारत आईसीएस परीक्षा का भारतीयकरण रिपन ने किया था। रिपन इंडियनाइज्ड आईसीएस फॉर इंडियंस। रिपन ने यह कहा कि आईसीएस परीक्षा लंदन के पैटर्न पर इंडिया में भी करवाओ। इंडियन बहुत से लोग पहुंच नहीं पाते हैं, टैलेंट से कम भरा नहीं है इंडिया, ऐसा करो इंडिया की परीक्षा इंडिया में, माने आईसीएस परीक्षा इंडिया में कराओ। कहा तो लेकिन बच्चे इस समय नहीं हो पाया। भारत में पहली बार आईसीएस परीक्षा 1922-23 में हुआ था। अब ध्यान दीजिए, 1880 में रिपन ने सिफारिश किया, 1922-23 में आईसीएस परीक्षा भारत में स्टार्ट किया गया। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1922 में हुआ, 1923 में परीक्षा कंडक्ट कराया गया। इंडिया में आईसीएस परीक्षा पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। फर्स्ट टाइम आईसीएस परीक्षा इंडिया में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, सीनेट हॉल में हुआ था। तो रिपन ही ऐसा वाइसरॉय था जिसने आईसीएस परीक्षा का भारतीयकरण किया था। बिल्कुल बच्चे, प्रयागराज, युगल हंस प्रयागराज से हैं क्या आप? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बच्चे आप लोग का रिस्पांस बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मजा आता है पढ़ाने में, है ना। आप लोगों का जो हमने रिव्यू पढ़ा है एप्लीकेशन पर, बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था। आप सबको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना रिव्यू देते रहें, हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहें। ओके, तो बच्चे आगे की तरफ ले चलते हैं आपको, और आपको बताते हैं कि लॉर्ड रिपन बेहतरीन वाइसरॉय था। तो आर्म्स एक्ट हटा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, उसी के शासनकाल तक आईसीएस परीक्षा की उम्र फिर से 21 साल बढ़ा दिया। और आपको बताएं बच्चे, 1881 में रिपन के शासनकाल में भारत की पहली सफल जनगणना हुई थी। फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम सफल जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ध्यान दें, मेयो के समय में असफल था, 81 में रिपन के समय में सफल हुआ। और आपको बताएं 1882 में रिपन के समय में हंटर कमीशन, हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्राइमरी शिक्षा की सिफारिश किया था, महिलाओं की शिक्षा पर फोकस किया था। बच्चों आपको बताएं 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। जिन फैक्ट्रीज में 100 के आसपास मजदूर काम करते थे, उस पर यह फैक्ट्री एक्ट लागू होता था। इस फैक्ट्री एक्ट के द्वारा रिपन ने चाइल्ड मजदूरी पर, यानी बाल मजदूरी पर, बाल श्रम पर बैन लगा दिया था। कल कारखाने में काम करने पर बैन लगा दिया था। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री कानून रिपन के समय में आया था। लेकिन बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसके काल में हुआ है, 1882 में, 1882 में स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। ध्यान दें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, लिख के नहीं बता रहे हैं। आज हम थोड़ा सा ओरली समझा रहे हैं और बेहतरीन पॉइंट्स हैं आपको। 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन लाया था। पहली बार इंडियन को पावर शेयर किया था। स्थानीय लोगों को, स्थानीय लेवल पर इंडियन को कहा कि नगर पालिका, नगर निगम, एमसीडी जैसे इलेक्शंस में इंडियन भाग लें, चुने जाएं और उसके बाद अपनी सरकार खुद बनाएं। तो लॉर्ड रिपन पहली बार इंडियन को पावर शेयर किया। आज की जो नगर पालिका है, नगर निगम है, जैसे दिल्ली में नगर महापालिका है, बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिका, म्युनिसिपल कारपोरेशन है ना, यह सारा 1882 में पहली बार लॉर्ड रिपन लाया था। इंडियन को पावर शेयर किया कि लोकल लेवल पर इंडियन इलेक्शन लड़ें, उस लेवल पर अपनी गवर्नमेंट बनाएं, उस लेवल के टैक्स कलेक्ट करें और उस लेवल पर अपना खर्च बर्च चलाएं। तो फर्स्ट टाइम रिपन ने इंडिया में
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था। इसलिए बच्चों रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। और एक और बड़ी बात 1883 में लाया, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, हिंदी में एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था बच्चे? एल्बर्ट बिल ने रिपन के कहने पर रिपन के काल में सिफारिश किया कि भारतीय जजेस यूरोपियन के मुकदमे सुन सकेंगे। पहले होता क्या था, इंडियन जज केवल इंडियन का मुकदमा सुनता था, यूरोपियन जज इंडियन और यूरोपियन का मुकदमा सुन सकता था। बच्चे आपको बताइए, कई सारे ऐसे जज थे इंडिया में जिनको प्रमोट तो कर दिया लेकिन उनको पावर नहीं दिया। तो ऐसे कई जजेस ने कहा कि भाई हमें प्रमोशन से कोई फायदा नहीं है, हमें प्रमोशन मत दो, क्योंकि प्रमोशन होने पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसलिए कहा हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि पावर तो बड़ा है नहीं। रिपन ने एल्बर्ट विल के द्वारा फर्स्ट टाइम इंडियन जजेस को पावर दिलवा दिया। नाउ इंडियन जजेस कुड लिसन द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस टू, भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे भी सुन सकते थे। इस बात को लेकर 1883 में इंडिया में रह रहे अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ये मिल्क वाला नहीं होगा बच्चे। अगर हिस्ट्री के सिलसिले में आपसे पूछा जाए कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आपको बताएं बच्चे, व्हाइट रेवोल्यूशन यही है कि भारतीय न्यायाधीशों को फर्स्ट टाइम पावर दे दिया कि वह यूरोपियन का मुकदमा सुन सकेंगे, यूरोपियन का मुकदमा चला सकेंगे। इंडिया में अंग्रेजों ने रिपन का प्रोटेस्ट किया। रिपन 1883 में इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड चला गया। उसके स्थान पर लॉर्ड डफरिन आया। बच्चे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो डफरिन यह 1880 से 1884 से 1888 तक डफरिन आया था। बिल्कुल युगल। तो इसके शासनकाल में 1885 में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए.ओ. ह्यूम ने किया था बच्चे। यह स्कॉटलैंड का एक रिटायर्ड आईसीएस था। बॉम्बे में इसने कांग्रेस की स्थापना किया था। बॉम्बे में कांग्रेस शब्द अगर आपसे पूछा जाए, ये कांग्रेस शब्द, तो बच्चे यह अमेरिकी पार्लियामेंट से लिया गया है। यह शब्द अमेरिकी पार्लियामेंट से लिया गया है। तो 1885 में 28 दिसंबर को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस बनाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य आप जानते हैं। कांग्रेस बनाने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था कि कांग्रेस में भारतीय नेता भी होंगे, अंग्रेज नेता भी होंगे। अंग्रेज नेता भारतीय नेताओं के विचारों को जान जाएंगे और चुपके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि भारतीय नेताओं का अगला कदम क्या है, अगली क्रांति कहां करने वाले हैं। क्रांति होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको दबा देगी। इसको कहते हैं सुरक्षा नली, सेफ्टी वाल्व। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा था, लेकिन इंडियन कम चालाक थोड़ी थे। प्रारंभ में मॉडरेट कांग्रेस में डोमिनेटेड थे, नरम दल वाले प्रारंभ में कांग्रेस में काफी प्रभावशाली थे, लेकिन बाद में गरम दल वाले इसमें प्रभावी हो गए। बच्चों आपको बताएं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर में इसी समय हुआ था। पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में दिसंबर में बॉम्बे में हुआ। अध्यक्ष पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। 72 सदस्यों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। 72 डेलीगेट्स फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट हुए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहला अधिवेशन होना कहां था बच्चे, तो आपको बता देते हैं होना था पुणे में। पुणे में पहला अधिवेशन होना था, लेकिन गुजरात में ये पहला अधिवेशन यहीं पर होना था। प्रथम अधिवेशन यदि आपसे पूछा जाए यही होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन यह अधिवेशन पुणे में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुणे में डायरिया फैल गया, गुजरात में प्लेग फैल गया, इसलिए वेन्यू शिफ्ट करके यहां लाया गया। सो बच्चे, डफरिन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपज डफरिन के माइंड का यही है बच्चे। प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन होता था। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अध्यक्ष बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने। और आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। भारत के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। क्यों? सबसे वयोवृद्ध नेता थे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? दादा भाई नौरोजी लेबर पार्टी के टिकट से, या कहीं कहीं दिया लिबरल पार्टी के टिकट पर, लिबरल पार्टी के टिकट पर, चूंकि उस समय लेबर पार्टी नहीं थी, तो लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुन के आए थे। प्रथम भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनकर फिन्सबरी से आए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पर अपना व्यूज दिया है। एक किताब लिखा है ना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। किस तरह बच्चों अंग्रेज भारत के धन को पानी की तरह इंग्लैंड को प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे नाले में पानी बहता है, ऐसे भारत का धन बह रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। जब अंग्रेज इंग्लैंड से पॉइंट होकर इंडिया आते हैं, इंडियन कोष से उनको पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। और जब रिटायर्ड होके जाते हैं तो यहीं से होम चार्जेस, गृह व्यय के लिए पेंशन दिया जाता था। इन्होंने इस किताब में यही लिखा है किस तरह अंग्रेज इंडिया की आर्थिक दोहन कर रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत का जीडीपी भी निकाला था। उस समय जीडीपी 20 रुपीज पर कैपिटा था। तो दादा भाई नौरोजी धर्म से पारसी थे, पारसियों के लिए भी काम किया था। 1851 में पारसियों के लिए दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदा असनाए नामक संस्था बनाई थी, जिसके द्वारा पारसियों की हेल्प किया करते थे। तो दादा भाई नौरोजी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इन्होंने इंग्लैंड में इंडियन की हेल्प भी किया था। इंडिया एसोसिएशन लंदन में इन्होंने बनाया था। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। बच्चों आपको बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन थर्ड सेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरे अधिवेशन मद्रास में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी ये अध्यक्ष बने। 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 में किसने किया? जॉर्ज यूले नाम का अंग्रेज ने किया था। पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद सेशन में बने थे।
तो इस तरह प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन होता था। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। कब? ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, 1893 की बात है। विवेकानंद जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बच्चों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में, कहा? अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में, अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद गए थे। इनके गुरु का नाम आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य विवेकानंद शिकागो में गए और इनको 3 मिनट का समय, विवेकानंद को 3 मिनट का समय जीरो पर बोलने के लिए दिया गया। 3 मिनट में बच्चों जीरो पर इतना अच्छा स्पीच दिया कि वहां बैठे लोगों ने इनकी बड़ी वाहवाही करने लगे। इनसे डिमांड किया कि आप कुछ और बताइए इंडिया के बारे में। विवेकानंद ने भारत के बारे में और कुछ बताना स्टार्ट किया था बच्चे। विवेकानंद भारत के बारे में तमाम अन्य बातें बताना स्टार्ट किया। तो विवेकानंद जो थे वे गीता के निष्काम कर्मयोग को बताना स्टार्ट किया, भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग बताना स्टार्ट किया बच्चों। और आपको बताएं विवेकानंद के भाषण को सुनकर हजारों लोग इनके शिष्य बन गए, इनके फॉलोअर बन गए। आपको और बताएं विवेकानंद इतने पॉपुलर हो गए कि इनकी प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता इंग्लैंड की थी, जिसका असली नाम मार्गरेट नोबेल था। तो इंडिया के महापुरुष विवेकानंद आधुनिक भारत के ऋषि कहलाते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो गए बच्चे। ये विवेकानंद को विवेकानंद की टाइटल खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। इनको ये टाइटल बच्चे अगर पूछे किसने दिया, तो खेतड़ी ये राजस्थान में है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की उपाधि दिया था। कई दफा ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इनका जन्म तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1903 में इंसोमेनिया बीमारी से मर गए थे। 1903 में देहांत, 39 वर्ष की अवस्था में मर गए। 1863 में पैदा हुए, 39 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया। 12 जनवरी इनका जन्मदिन होता है, नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों आपको बताएं 1895 में और 1897 में इस समय गणपति त्योहार और इस समय शिवाजी त्योहार ये महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। तो बीजी तिलक ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए ये दोनों त्योहार तिलक ने स्टार्ट किया। और तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं बच्चे। एक तो केसरी पत्रिका निकालते थे, यह मराठी में, और दूसरी मराठा पत्रिका निकालते थे केसरी इंग्लिश में। तो ये इनकी 2 पत्रिकाएं ज्यादातर आक्रामक न्यूज केसरी पत्रिका में छापते थे। 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या इनके उकसावे के बाद चापेकर ब्रदर बालकृष्ण और दामोदर ने कर दिया था। बालकृष्ण और दामोदर 2 सगे भाई थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, पुणे के थे बच्चे। इन्होंने एक लेख लिखा था केसरी पत्रिका में जिसमें रैंड कमिश्नर के बारे में जिक्र किया था, किस तरह
प्लेग कमिश्नर रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड जो था, लोगों के घरों में घुस करके स्त्रियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, इससे प्रभावित होकर चापेकर ब्रदर बालकृष्ण दामोदर रैंड की हत्या 1897 में कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को इसके लिए दोषी पाया गया, इनको भी गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश हुए। तो इन्होंने उसी समय 1897 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इनको पकड़कर 18 महीने के लिए मांडले जेल पहली बार 1897 में भेजा गया था। 18 मंथ मांडले जेल बच्चे बर्मा में है, मांडले जेल बर्मा में है, इनको 18 महीने जेल में भेजा गया। और आपको बताएं कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तरस गए, लेकिन मॉडरेट नेताओं ने इनको अध्यक्ष बनने नहीं दिया। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, कौन अध्यक्ष बनने के लिए तरस गया, बनने नहीं पाया। 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बच्चे कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी थे, रहीम तुल्ला सयानी, रहीम तुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में बच्चों ये गीत पहली बार गाया गया था, वंदे मातरम। तो पहली बार यह गीत इस अधिवेशन में, वंदे मातरम, इसी में आर.एन. टैगोर ने गाया था। लेकिन आप सभी जानते हैं इस गीत के रचयिता कौन थे? इस गीत के रचयिता आपको बताते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने इस गीत को रचा है। और इनकी यह गीत जो है आनंद मठ से लिया गया बच्चों, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यहां से ये गीत लिया गया है। और इस गीत में दुर्गा मां की पूजा किया गया है, दुर्गा देवी की पूजा है, जिनको भारत माता के रूप में सिंबलाइज किया गया है। कई बार पूछा गया है कि भारत माता दुर्गा माता पर हैं, कौन सी गॉडेस पर? दुर्गा माता। बंगाली लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं। आनंद मठ में सन्यासी, बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था और बंगाल में नील के खिलाफ विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह और नील के खिलाफ विद्रोह का जिक्र आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। लेकिन ध्यान रखें, भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, दुर्गा माता की पूजा किया गया है। तो इस तरह से बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपको बताएं कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, 1893 में, जिस समय विवेकानंद शिकागो में भाषण दे रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी का उद्भव हो रहा था। 1893 में शिकागो वहां दक्षिण अफ्रीका गए थे। बच्चों आपको बताएं 1903 में कर्जन के समय में, 1903 में, 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, चूंकि कर्जन का शासनकाल बच्चे यहां से स्टार्ट है, लॉर्ड कर्जन ये वाइसराय बनकर आया। कब से? 1898 से 1905 तक था। और इसकी जो पॉलिसी थी, बेहद बांटो और राज्य करो वाली पॉलिसी थी ना, बांटो राज्य करो, ये पॉलिसी थी बच्चे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। बोले बच्चे 1893 बिल्कुल। बाकी बच्चे भी बताएं आपको समझ में आ रहा है या हमें, आपको लग रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? तो जल्दी से बता दीजिए एक बार। चंद्रा मौर्य, क्या बात है, थैंक यू चंद्रा। चलिए आपका क्विक रिस्पॉन्स। ओके युगल हंस, चांदनी विश्वकर्मा, ओके बच्चे, थैंक यू। रेणुपाल, ओके थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेरी गुड।
इल्फाज अली, वेल इन गुड सर, ऑल क्लियर, ओके थैंक यू इल्फाज। हिमानी, ओके थैंक यू बच्चे, हिमानी। चलिए तो बच्चे देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का एक खास बात, 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था ना, सेकंड दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन के समय में हुआ था, किसके सम्मान में? एडवर्ड, एडवर्ड सेवेंथ, इसके सम्मान में। और एडवर्ड सेवेंथ की पत्नी थी एलेक्जेंड्रा, एलेक्जेंड्रा, ये डेनमार्क की थी एलेक्जेंड्रा। ये पति पत्नी दोनों के सम्मान में। दरअसल एडवर्ड सेवेंथ इंग्लैंड का किंग बना, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे युगल। तो एडवर्ड सेवेंथ एलेक्जेंड्रा के सम्मान में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था। हालांकि ये इंडिया नहीं आए थे, एडवर्ड सेवेंथ इंग्लैंड का किंग बना था ना, इसलिए सम्मान किया गया। कर्जन की पॉलिसी अगर आप देखें तो इसकी पॉलिसी बच्चे, इसकी नीति क्या थी कर्जन की? बांटो एवं राज्य करो, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यह इसकी नीति थी, बांटो और राज्य करो, फूट डालो शासन करो। यानी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दो, एक का सपोर्ट ले लो, दूसरे के आंदोलन को दबा दो, बांटो राज्य करो, यही पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी के अंडर में आप सभी जानते हैं, इसने 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। डिवाइडेड बंगाल, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। एक तो पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, दूसरा बच्चे पश्चिमी बंगाल जो आज इंडिया में है। पूर्वी बंगाल मुस्लिम्स मेजोरिटी वाला था, पश्चिमी बंगाल हिंदू मेजोरिटी वाला था। तो इसने सोचा कि अगर मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़ा दें, एक का सपोर्ट ले लें, दूसरे का आंदोलन को दबा देंगे। 16 अक्टूबर के दिन बंग भंग कर दिया। सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। अगर आपसे पूछा जाए किस बेसिस पर बंगाल को डिवाइड किया इसने? धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बंग भंग कर दिया। हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया, मुसलमानों का सपोर्ट ले लिया, हिंदू आंदोलन को दबाया। वैसे इसने एक बार सोचा था कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इनटू सेवरल वेज। अगर बंगाल इकट्ठा रहेगा, शक्तिशाली बना रहेगा, बंगाल को अगर बांट दो बिखर जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाया, उद्देश्य सांप्रदायिकता फैलाना, मुस्लिम सपोर्ट लेकर हिंदू आंदोलन दबाना, लेकिन पब्लिकली बेवकूफ बनाया। पब्लिक को कहा बंगाल इज अ लार्जेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, बंगाल एक भारत में बड़ा प्रांत है, एक प्रशासनिक केंद्र से शासन नहीं किया जा सकता, प्रशासन की सुविधा के लिए बंगाल को डिवाइड कर रहा है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया, लेकिन पब्लिक थी, सब जानती थी बच्चे। इस दिन को डिवाइड कर दिया, और इस दिन को जब डिवाइड किया तो आम जनता, हिंदू स्पेशली हिंदू, सुबह सुबह 16 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग उठे, गंगा स्नान करने गए, एक दूसरे का आलिंगन किया, एम्ब्रेस किया, और एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधी। इस दिन को राखी दिवस अथवा एकता दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया था, अथवा विलाप दिवस के रूप में मनाया। नो, इस दिन को विलाप दिवस या एकता दिवस अथवा ये इस दिन को राखी दिवस। लोगों ने कहा भले कर्जन डिवाइड कर दे, लेकिन हम डिवाइडेड नहीं। लेकिन बंगाल विभाजन की बात बच्चे आप जानते हैं, स्वदेशी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला था।
स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए 1905-6 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905-6 में चलाया और यह आंदोलन बच्चों 1911 तक चला था। किंग जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया, तब उसने इस बंगाल विभाजन को रद्द किया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा किया। उसके सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में विक्टोरिया के सम्मान में था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में एडवर्ड सेवेंथ के सम्मान में था। तीसरा दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में था। 1911 में भारत आया था। तो बच्चे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बेहद इंपॉर्टेंट है यह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1911 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलता था, जिसमें सुबह सुबह उठकर प्रभात फेरी लगाया जाता था, वंदे मातरम गीत को गाया जाता था। इसी समय आर.एन. टैगोर ने एक गीत रचा था, अमार सोनार बांग्ला मीन्स माई गोल्डन बंगाल, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के बाद इसको वापस भेज दिया गया। बच्चे कर्जन ने पुलिस सुधार किया था, कर्जन ने सिंचाई के लिए रैले कमीशन का गठन किया था, कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करके उसमें पुरातात्विक साक्ष्य को रखवाया था। बच्चे ये तमाम बातें हैं इसके शासनकाल में। आइए आगे की तरफ चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट आप देखें। आप जानते हैं मिंटो, लॉर्ड मिंटो कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो सेकंड आया था। ये आया कब? 1905 से लेकर 1910 तक मिंटो था बच्चे, लॉर्ड मिंटो सेकंड। और इसके शासनकाल में आप सभी जानते हैं यह भी कम नहीं था। 1906 में इस समय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। आईएनसी अधिवेशन यह कहां हुआ बच्चे? तो कलकत्ता में। तीसरी बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। दादा भाई नौरोजी थर्ड टाइम कांग्रेस अध्यक्ष बने और इन्होंने इसमें स्वराज, पहली बार कांग्रेस मंच पर से स्वराज की मांग किया था। ध्यान देना, इससे पहले कांग्रेस प्लेटफॉर्म से किसी ने स्वराज की मांग नहीं किया था। फर्स्ट टाइम कांग्रेस मंच पर से स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यही वह समय था बच्चे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना यह भी हुआ था। कहां पर किया गया? तो ढाका में किया था। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना में 3 लोगों का प्रमुख योगदान है। एक थे आगा खान, दूसरे थे सलीमुल्लाह खान, ये ढाका के नवाब थे, और तीसरे मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। तीनों मिलकर के इन्होंने बनाया था। वैसे ढाका के नवाब अगर आपसे पूछा जाए तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग को बनाने की अध्यक्षता किया था। आगा खान पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। दरअसल मुस्लिम लीग को बनाने से पहले आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन उल मुल्क लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे। दरअसल शिमला ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर कैपिटल था। मिंटो शिमला में था, तीनों गए मिलके आए। इन तीनों को मिंटो ने मंत्र दिया कि जाओ एक पार्टी बना लो और फिर उस पार्टी को हम अधिकार देंगे। तो सबसे पहले अलग पार्टी कांग्रेस से बनवाई और धीरे धीरे इस पार्टी को अधिकार देना स्टार्ट किया। यानी भारत में सांप्रदायिकता आधिकारिक तौर पर फैलाने की कोशिश करने लगे। बच्चों आपको बताएं क्रांतिकारी गतिविधियां भी इसमें तेज हो रही थी ना। क्रांतिकारी गतिविधियों में अनुशीलन समिति का नाम सुना होगा। अनुशीलन समिति 1902 में पी मित्र ने बनाया था, जिसमें बाद में बरेंद्र कुमार घोष भी थे और अरविंदो घोष बरेंद्र कुमार के बड़े भाई थे। अरविंदो घोष तो ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो पहले क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे, हत्या वगैरह में इन्वॉल्व रहे, बाद में
वे आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। मद्रास के पौंडीचेरी में, मद्रास के पास पौंडीचेरी में एक आश्रम बना लिया। तो ऐसे क्रांतिकारी नेता जो पहले क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, बाद में वह आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए, स्पिरिचुअल क्षेत्र में चले गए। तो बेहद फेमस नेता थे ये। अनुशीलन समिति कलकत्ता में पी मित्र ने बनाया। इसका काम क्या था जानते हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिलवाना। तो इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां अपने पीक पर थी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति थी और बॉम्बे में, पुणे में अभिनव भारत था। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत बनाने से पहले मित्र मेला, मित्र मंडली नाम की संस्था बनाई थी। बाद में 1907 में इसी को अभिनव भारत कहा। जिस तरह कलकत्ता में अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी, इसी प्रकार अभिनव भारत महाराष्ट्र में, गुजरात में, पुणे में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिलवाते थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी अपनी चरम सीमा पर चल रही थी। बच्चों, ये तो आप जानते हैं 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1907 में यह सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष भी आप जानते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ये इसके अध्यक्ष थे। बच्चों आपको बताएं, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक को नरम दल कहा गया, दूसरे को गरम दल कहा गया ना, यानी इंग्लिश में इसको मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट्स, और इसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वराज को लेकर, ये सुषमा स्वराज नहीं बच्चे, स्वराज को लेकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक कहलाया नरम दल, दूसरा गरम दल कहलाया। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। विभाजन का रीजन स्वराज था। लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। यह विभाजन 1916 में जाके इकट्ठा हुआ था। तो बस बच्चे, आज इतना ही सेशन अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा बच्चे, 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए एडमिशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, IITians PhD टीचर्स हैं और फी अभी 31 मार्च तक नॉमिनल है। 9th 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 11th 12th साइंस का सब्जेक्ट पाया जाएगा। बेहतरीन फैकल्टीज हैं। अगर आपके कोई घर परिवार में यार दोस्त के यहाँ 9th 10th 11th 12th अगले 1 साल के लिए तैयारी करना चाहता है, तो आप उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। 31 मार्च तक नॉमिनल चार्ज है बच्चे पूरे साल का, बताए 999 रुपया पूरे साल का, बहुत कम फीस है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।